बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जितेंद्र नाम का एक गरीब मोची रहा करता था। जितेंद्र की पत्नी का नाम मालती था। मालती कभी माँ नहीं बन सकती थी, जिस कारण दोनों को बहुत ही दुख का सामना करना पड़ता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत मालती के घर के बाहर आकर उसे आवाज़ देती है। मालती, ओ मालती, जरा घर के बाहर तो आना। आवाज़ सुनकर मालती घर के बाहर आती है। क्या हुआ कांता मौसी, आपने मुझे आवाज़ दी, क्या बात है? हाँ मालती बेटा, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। मुझे पोता हुआ है, उसी खुशी में मैं मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह कांता मौसी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। आप ना जाने कितने दिनों से अपने पोता या पोती का इंतज़ार कर रही थी। मैं आज शाम को ही बच्चे के लिए खिलौने और कपड़े लेकर आऊँगी। नहीं नहीं, हमें तुम्हारे घर से कोई भेंट नहीं चाहिए। कृपया कर तुम मेरे घर मत आना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं कांता मौसी? इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे बच्चे को तुम्हारी नज़र लगे। अगर तुम्हारी नज़र हमारे बच्चे को लग जाएगी तो ना जाने उसका क्या होगा। और वैसे भी तुम माँ नहीं बन सकती हो, तुम्हारी नज़र गांव के बच्चों पर पड़ी रहती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कांता मौसी कि आप मेरे लिए ऐसी सोच रखती हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे आपकी मिठाइयाँ भी नहीं चाहिए। क्यों आई आखिरकार आप मुझे बधाइयाँ देने यहाँ पर? ये मिठाइयाँ मैं अब जब लाई हूँ तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद तुम इन मिठाइयों को फेंको या खाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद कांता मिठाई का डब्बा मालती के हाथों में थमाकर वहाँ से चली जाती है। उस कांता की बातों को सुनकर मालती के दिल को बहुत आहत होता है। उस गांव के पास ही एक राजमहल था जिसमें राजा विक्रम का शासन हुआ करता था। बस कुछ समय की बात है। उसके बाद मेरा खुद का वंश होगा। मेरा बेटा, मेरा पुत्र इस राज्य का होने वाला उत्तराधिकारी। इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद दासी महाराज के पास एक खबर लेकर पहुंचती है। हाँ दासी, अब तुम आ गई ना। अब तुम मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसा है। मुझे पुत्र ही हुआ है ना, आखिरकार वो स्वस्थ है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, पर आपको पुत्र नहीं हुआ है। दरअसल दोनों ही महारानियों ने पुत्रियों को जन्म दिया है महाराज। ये क्या कहा तुमने? क्या कहा? मुझे पुत्र नहीं हुआ है? मतलब मेरे राज्य का वंश मुझे नहीं मिला? ये तुमने मुझे बहुत गंदी खबर दी। मैं उन पुत्रियों को कभी भी अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। तुम क्या कह रहे हो राजन? तुम भूल गए, आज से बहुत वर्ष पहले माँ दुर्गा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि वो किसी भी रूप में तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। क्या पता ये बेटियों में से कोई एक ही माँ दुर्गा का रूप हो। पुरोहित की बात सुनकर राजा थोड़ा डर जाता है। राजा विक्रम अपनी दासी के साथ सबसे पहले छोटी महारानी के कक्ष में पहुंचता है। देखा महाराज, मैंने कहा था ना आपसे, छोटी महारानी ने बिल्कुल अप्सरा जैसी बेटी को जन्म दिया है। जब दूसरे राज्य के लोग इस बच्ची को देखेंगे तो वो तो भौचक्का ही रह जाएंगे। आखिरकार इतनी सुंदर राजकुमारी। हाँ वैसे दासी ठीक तो कह रही हैं। आखिरकार मेरी पुत्री में कमी किस चीज़ की है? सुंदर है, स्वस्थ है, और बस इसके अलावा मुझे और क्या ही गुण चाहिए? यही गुण मुझे अपने बेटे में चाहिए थे। इसके बाद महाराज दासी के साथ अपनी दूसरी रानी अर्थात बड़ी रानी के कक्ष की ओर चल देते हैं। दासी, आप यहीं कक्ष के बाहर ठहरिए, मैं खुद अंदर जाकर अपनी पत्नी और पुत्री को देख कर आता हूँ। आखिरकार मेरी दूसरी रानी ने किस अप्सरा को जन्म दिया है। महाराज अंदर आकर देखते हैं
तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी रानी ने बहुत ही काली बच्ची को जन्म दिया था। ये क्या? अरे बाप रे, इतनी बदसूरत और काली लड़की! नहीं नहीं, ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती है। मैं इस लड़की को कदापि अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बड़े ही गुस्से में महाराज रानी के कक्ष से बाहर आते हैं। दासी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब केवल और केवल तुम्हारे नाते हुआ है। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि दूसरी रानी ने इतनी बदसूरत और काली लड़की को जन्म दिया। मैं क्या करती महाराज, मैं तो डर गई थी। आप पुत्र की खबर सुनकर पहले ही इतने क्रोधित थे, फिर आपने अप्सरा जैसी बेटी को देखा और आपका दिल थोड़ा शांत हुआ। बाद में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये बता सकूं। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मैं इस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। हाय राम, इतनी काली बच्ची! एक काम करो दासी, तुम इस बच्ची को कहीं जंगल में छोड़ आओ तुम। पर महाराज मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपको पुरोहित जी की बात याद है ना? और जब बड़ी रानी होश में आएंगी तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? इतनी छोटी बच्ची को मैं छोड़ आऊँ कैसे महाराज? मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और बात रही बड़ी रानी की, तो ऐसी रानी को तो मैं इस राज्य में रहने ही नहीं दूंगा, नहीं रहने दूंगा। बहुत दिनों बाद जितेंद्र भी शहर से अपने गांव वापस लौटता है। घर के बाहर पहुंचते ही उसे मालती दिख जाती है। मालती देखो, मैं शहर से वापस आ गया और मैंने बहुत बड़ा फैसला किया है। दरअसल तुम चाहती थी ना कि मैं वो छोटी मोटी मोची की नौकरी छोड़ दूं, तो मैं अब अपना एक टेम्पो खरीदूंगा और वही चलाऊंगा। परंतु मालती जितेंद्र की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। ऐसा लग रहा था जैसे मालती सदमे में हो, वो रो रही थी। अरे मालती, तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही हो, क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो क्या? ये देखो मैं तुम्हारे लिए रेशमी साड़ी लाया हूँ, अब तो कोई जवाब दो। दरअसल हमारी पड़ोस की जो कांता मौसी है, उन्हें पोता हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ना जाने कांता मौसी कितने महीनों से अपने पोता या पोती का इंतजार कर रही थी। मैं अभी बच्चे के लिए खिलौने लेकर मौसी के घर जाता हूँ। नहीं, आप कांता मौसी के घर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मेरी बेइज्जती की, उसी तरह उनके घर पर वो लोग आपकी बेइज्जती करें। बेइज्जती? ये तुम क्या कह रही हो मालती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मौसी हमारी बेइज्जती क्यों करेंगी? आखिरकार वो हमारी इतनी अच्छी पड़ोसन है, वो तो हमारे लिए अच्छा सोचती हैं। फिर मालती ने सारी बातें अपने पति जितेंद्र को बताई। उन्होंने तो मुझसे ऐसा भी कहा कि मैं गांव के सभी बच्चों को नज़र लगाती रहती हूँ। आप ही बताइए क्या मैं ऐसी हूँ? हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती, पर मैं कभी भी बच्चों को इस नज़र से नहीं देखती हूँ। उन्होंने हमारे घर पर आकर हमारे मुंह पर ही हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी और हम कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे माफ़ कर दो मालती, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। अब भला इसमें आपकी क्या गलती? ये तो हमारा भाग्य है, हमारे भाग्य का लिखा दुख। एक दिन एक तपस्वी बाबा एक घने जंगल से गुजर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पेड़ के सामने एक छोटी बच्ची दिखती है जो वहाँ अकेली थी। अरे ये बच्ची इस बीच जंगल में, इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? और इसके माँ बाप कहाँ हैं? लगता है इसके माता पिता इसे छोड़ गए। यहाँ मालती गांव के तालाब पर पानी भरने आई हुई थी। तभी मालती को सामने जंगल से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। मालती चौंक जाती है। अरे ये आवाज़ तो सामने जंगल से आ रही है।
पर जंगल में, उतने घने जंगल में बच्ची क्या कर रही होगी? इस बात का पता लगाने मालती उस जंगल में पहुंचती है। जंगल में पहुंचकर मालती देखती है कि एक बच्ची साधु महाराज के साथ थी। अरे साधु महाराज, ये बच्ची कौन है? मुझे बहुत देर से इसकी रोने की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं बेटी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये बच्ची किसकी है और कहाँ से आई। मैं तो अपनी यात्रा पूरी करके इस जंगल से गुज़र रहा था। यहाँ पहुँचकर देखा तो इस पेड़ के नीचे ये बच्ची पड़ी हुई थी और बहुत रो रही थी। लगता है बाबा कि इसके माता पिता ही इस बच्ची को यहाँ छोड़कर चले गए हैं, या फिर कोई इसे अगवा करके यहाँ छोड़ गया। ना जाने वो लोग कौन थे जो इस बच्ची को यहाँ लेकर आ गए। बेचारी इतनी छोटी नवजात बच्ची। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बच्ची बिल्कुल नवजात है। ऐसा लगता है जैसे आज या कल में ही जन्म लिया हो। न जाने कौन से मनुष्य थे जो उसे यहाँ छोड़कर चले गए। मैं तो एक अघोरी हूँ, मैं इसे अपने साथ चाह कर भी ले नहीं जा सकता बेटा। हाँ बाबा, मैं समझती हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊँगी और इसका एक माँ की तरह पालन पोषण करूँगी। मैं अगर इसे यहाँ छोड़कर गई तो ना जाने कोई जानवर वगैरह इसे खा जाएंगे। अरे हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं कब से यही सोच रहा था कि कोई नेक दिल इंसान आए और इसे अपना कर अपने साथ ले जाए। मैं इसी डर में यहाँ बैठा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तुम सच में एक नेक दिल महिला हो। फिर मालती उस बच्ची को अपने साथ अपने घर पर ले आती है। अरे मालती, मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिरकार ये बच्ची कौन है? बताती हूँ, सब बात बताती हूँ। दरअसल जब मैं तालाब से पानी भरने गई तभी अचानक मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सामने जंगल से आ रही थी। इस तरह मालती ने सारी बातें अपने पति को बताई। अरे मालती, ये तुमने क्या कर दिया? क्या पता इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए जंगल पहुँचे और उन्हें उनकी बेटी मिले ही ना, तो वो क्या करेंगे? तुमने ये अच्छा नहीं किया मालती। क्या कह रहे हैं? आखिरकार उतने घने जंगल में कोई अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता है? और अगर मैं उसे यहाँ नहीं लाती तो अभी तक उसे कोई जंगली जानवर खा लिया होता। मैंने बिल्कुल सही किया है, समझे आप? ओहो, तुम्हें तो जो करना है करो। तुम्हें समझाना मेरे बस का कार्य नहीं। हाँ तो मत समझाइए। मैंने तो ठान लिया है कि मैं इस बच्ची को गोद ले लूँगी। वैसे भी मैं माँ नहीं बन सकती थी, अब मुझे माँ बनने का एक अवसर मिलेगा। हमेशा इस बच्ची को एक माँ की तरह पालूँगी, ये बात मैं याद रखूँगी। एक दिन मालती तालाब पर पानी भरने जा रही थी कि तभी उसके सामने गांव की एक महिला शांति आ जाती है। मालती, ये क्या? ये बात मुझे दूसरों से पता चल रही है कि तुमने एक बच्ची को गोद लिया है। आखिरकार ये बात तुमने खुद मुझे क्यों नहीं बताई मालती? बच्ची वो दरअसल बात ये वो क्या कर रही हो मालती? आखिरकार मैं तुम्हारी बच्ची को खा थोड़ी ना चाहूँगी। वैसे सच कहूँ मालती तो तुम्हारा भाग्य भी बड़ा ही अजीब है। पहले तो तुम माँ नहीं बन सकती थी और जब बच्चा गोद लिया तो इतना काला। ये तुम क्या कह रही हो शांति? आखिरकार तुम मेरी बेटी को रंग के आधार पर कैसे तोल सकती हो? वैसे भी बच्चों का व्यक्तित्व उनके रंग के आधार पर नहीं बनता है। वो अपना व्यक्तित्व और अपना भविष्य खुद लेकर पैदा होते हैं, समझी तुम? और मेरी बेटी के बारे में और कुछ मत कहना।
इसमें मैंने गलत ही क्या कहा? आखिरकार जो सच है वो सच है। वैसे इस बच्ची के आ जाने से एक बात तो ठीक हो गई कि अब तुम गांव के दूसरे बच्चों पर अपनी नज़र नहीं लगाओगी। वैसे भी नज़र उतारने के लिए तुम्हारी बेटी तो है ना, हम उसे ले जाएंगे। अपनी ज़बान को संभाल कर रखो शांति। मेरी बेटी जैसी भी है मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। आखिरकार तुम लोगों को दिक्कत क्या है? हर किसी को परेशानी है कि बच्ची काली है, उसके हाथ नहीं है। आखिरकार तुम लोगों को दिक्कत क्या है मेरी बेटी से? दूर रहो उससे। बहुत वर्ष बीत चुके थे। अब मालती की बेटी बड़ी हो चुकी थी। मालती ने अपनी बेटी का नाम माधुरी रखा था। माधुरी सांवली थी और उसके आधे हाथ भी नहीं थे, पर मालती उससे बहुत प्यार करती थी। माँ देखिए ना, 4 बज गए। आपने मुझसे कहा था कि 4 बजे आप मुझे खेलने जाने देंगी। प्लीज़ माँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। हाँ गुड़िया, ठीक है, तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेल आओ, पर हाँ अपने पिताजी के आने से पहले घर वापस लौट आना, ठीक है गुड़िया? गांव में माधुरी के 2 दोस्त थे। एक था पिंकू और दूसरी थी रजनी। पिंकू, रजनी, चलो दोस्तों, कल हम लोगों ने वादा किया था ना कि हम लोग कल पास वाले जंगल में जाएंगे। मैंने सुना है वहाँ पर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत झरना है, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, वहाँ पर बहुत 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 सुंदर झरना है। पर मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर एक डरावना भूत रहता है जो बच्चों को खा जाता है। पर मैं आज वहाँ ज़रूर जाऊँगा। चलो चलो, जल्दी चलो। पर उन लोगों के वहाँ जाने से पहले ही वहाँ पर रजनी और पिंकू की माँ आ जाती है, यानी कि शांति। शांति मालती की बेटी माधुरी को अपने बच्चों के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी। अरे ओ काली कलूटी, तू फिर मेरे घर आ गई। मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि तू मेरे बच्चों के साथ खेलने मत आया कर, पर तुझे तो कोई शर्म ही नहीं है। बार बार मेरे बच्चों के साथ खेलने आ जाती है। अगर फिर आई तो मैं तेरे माँ से तेरी शिकायत करूँगी। अरे क्या माँ, आप बेचारी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? आखिरकार वो हमारी दोस्त है और आप बार बार उसके रंग को लेकर उसको इतना नफरत क्यों करती हैं? आखिरकार वो हम लोगों की तरह ही एक साधारण मनुष्य है और सबसे बड़ी बात, वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ माँ, पिंकू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, बेचारी के पास तो हाथ भी नहीं है। भगवान ने ना जाने उसे कितना दुख दर्द देकर इस धरती पर भेजा है। ऊपर से आप हैं उसे और खड़ी खोटी सुना रही हैं। ये बात अच्छी नहीं माँ, हमारे स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता। अरे वाह, इस लड़की के संगत में आकर मेरे बच्चे भी बिगड़ गए हैं। आज तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मेरे बच्चे मुझसे जबान लड़ा रहे हैं। ये सब इस काली कलूटी के कारण हुआ है। इसने मेरे घर परिवार और मेरे बच्चों पर अपनी बुरी नज़र लगा दी, चुड़ैल कहीं की। शांति मालती को बहुत बुरा भला सुनाती है, पर फिर भी वो कुछ जवाब नहीं देती। घर पहुंचकर मालती सारी बातें अपने माता पिता को बताती है। भगवान, उस औरत की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी को इतना बुरा भला सुनाया। मैं उस औरत को छोड़ूंगी नहीं। और तू तो उन लोगों के घर क्यों जाती है? मैंने तुझसे कहा है ना कि उन लोगों के साथ मत खेलने जाया कर। इस घर में ही बैठकर अपनी कुछ खेल लिया कर खुद से, समझी तू? अरे माधुरी शांत हो जाओ। आखिरकार बेचारी पर गुस्सा क्यों कर रही हो? उसकी क्या गलती है? वो तो एक बच्ची है, उसे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता होगा। हमें ही कुछ करना होगा कि इसका ध्यान कहीं और लगे, जैसे कि पढ़ाई में। पर मैं क्या करूं? मैं इतना कम कमाता हूं कि पढ़ा नहीं सकता।
पर हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो उसे इन गांव वालों की बातें सुननी पड़ेगी, इनके ताने सुनने पड़ेंगे। हमें अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर पढ़ाना लिखाना पड़ेगा और उसे एक सफल व्यक्ति के रूप में समाज को दिखाना पड़ेगा। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, अपनी खेत वाली ज़मीन को बेच देता हूँ। उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उससे अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मैं अपनी बेटी माधुरी का दाखिला शहर वाले स्कूल में करवाएंगे। जब स्कूल जाने लगेगी तो खेलने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा। समय बीत चुका था। अब राजा विक्रम की बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। ये राजा की छोटी रानी की बेटी थी, यानी वो बेटी जिसे राजा ने अपना लिया था। इसका नाम राजा ने स्वर्ण रेखा रखा था। स्वर्ण रेखा मेरी बेटी, आज मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने राज्यसभा ले चलूँगा। आज से तुम राज्यसभा में उपस्थित होगी, जिससे लोग जानेंगे कि हाँ, तुम हो वो अप्सरा जैसी मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी। क्या क्या कहा पिताजी? मैं राज्यसभा में बैठूंगी? नहीं नहीं, मैं राज्यसभा में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। वहाँ पर मेरा समय व्यर्थ होगा और आप तो जानते ही हैं कि मुझे बैठे बैठे बहुत नींद आती है। अगर मैं राज्यसभा में सो गई तब? अरे ये क्या बचपना है राजकुमारी। अगर आप राज्यसभा में उपस्थित नहीं होंगे तो जनता आपको कैसे जानेगी? और मेरे बाद तो आपको ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनना है। आपको जनता के सामने अपने कार्यों को उपस्थित करना पड़ेगा। पिताजी, मेरा मानना है कि अभी वो समय बिल्कुल भी नहीं आया है और अभी तो आप ही इस राज्य के महाराज हैं। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी मैं आराम करूंगी। महाराज विक्रम इस परेशानी का प्रश्न लेकर अपनी छोटी रानी के पास पहुंचते हैं। महारानी, अब आप ही अपनी बेटी को कुछ समझाइए। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया है पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही जाइए और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध करवाइए, क्योंकि वो मुझसे समझने से रहीं। अरे महाराज, आप तो व्यर्थ में ही इतनी चिंतित हो रहे हैं। महारानी अभी छोटी हैं। समय के साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का और कर्तव्य का बोध हो जाएगा। नहीं महारानी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ होने वाला है। हमें राजकुमारी को जल्द से जल्द ही उनके कर्तव्यों का बोध कराना होगा। राजकुमारी हमारी उत्तराधिकारी हैं। हमारे बाद उन्हें ही इस राज्य के सारे कार्यों को अच्छे से निभाना है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम राजकुमारी का विवाह करवा दें। इससे राजकुमारी को धीरे धीरे अपने कर्तव्यों का बोध होगा। अपने राजकुमार के साथ रहकर शायद उनके व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव आए। अरे हाँ महारानी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा और सटीक उपाय दिया। ना जाने ये उपाय मेरे मस्तिष्क में क्यों ना आया। अब मैं अपनी राजकुमारी का विवाह करवाऊंगा, उनके विवाह का आयोजन करवाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द इस आयोजन का कार्य शुरू करना होगा। मालती की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी। अपनी परीक्षा पूरी करके मालती कुछ दिन की छुट्टियां बिताने अपने गांव में आई हुई थी। एक दिन शांति मालती के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर उसे आवाज दे रही थी। आवाज सुनकर माधुरी घर के बाहर आती है। क्या हुआ आंटी, क्या बात है? आपने माँ को आवाज़ दी। दरअसल माँ, वो माँ घर पर नहीं है, बाजार गई हुई है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? आज फिर मैंने इस चुड़ैल का चेहरा देख लिया। जब भी मैं इसका बुरा चेहरा देख लेती हूँ, मेरा सारा अच्छा कार्य बुरे कार्य में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
वैसे मेरे बेटे की कामयाबी की खुशी में मैं मालती को मिठाइयाँ देने आई थी। मेरे बेटे ने अपना नया व्यापार शुरू किया है। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी पिंकी भी शहर से अफसर बनकर लौटेगी और तुम बस उसे मुंह उठाकर देखती रहना। माधुरी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे उनकी बातों से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा था। कुछ दिन बीत चुके थे। महाराज ने बहुत अच्छे से अपने बेटे का विवाह एक राजकुमार से करवाया था। हाँ तो मेरे जमाई राजा, मैं अब अपना ये पूरा राज्य आपको सौंपना चाहता हूँ। दरअसल मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है और अब वो आपकी है, इसलिए ये राज्य भी अब आपका हुआ। आपको अच्छे से इस राज्य को संभालना है। अरे क्या पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये वो राजकुमार हैं जिन्हें खुद राजकुमारी स्वर्ण रेखा ने अपने स्वयंवर में चुना है। मेरे द्वारा चुनी गई कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती, चाहे वो खुद राजकुमार स्वर्ण सिंह हो। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए, रानी स्वर्ण रेखा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस राज्य का और आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। इस राज्य को बिल्कुल उसी तरह संभाल कर रखूँगा जिस तरह आपने इस राज्य को संभाल कर रखा है। पर सत्य ये था कि राजकुमार स्वर्ण सिंह एक बहुत ही लालची व्यक्ति थे। दरअसल रानी स्वर्ण रेखा, मेरे मस्तिष्क में एक विचार बहुत समय से आ रहा था। मैंने सोचा वो विचार मैं आपको बता दूं। हाँ स्वर्ण सिंह, कहिए कौन सा विचार आपके मस्तिष्क में घूम रहा था? आपने तो बचपन से ही देखा होगा कि ये राज्य कितना विशाल है और कितनी दूर तक फैला हुआ है। अगर हम इस राज्य को बेच दें और समुद्र किनारे अपना एक बहुत बड़ा सा राज्य बनाएं तो ये विचार कैसा रहेगा? ये आप क्या कह रहे हैं राजा स्वर्ण सिंह? ये राज्य मेरे पिता को उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। अगर हम इस राज्य को बेच देंगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे महारानी, आप क्रोधित मत होइए। आप खुद इस विचार को विस्तार में समझिए कि आप समुद्र किनारे एक राज्य में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। पानी की लहरें और इस समाज से दूर हमारा एक विशाल राज्य होगा महारानी, एक विशाल राज्य। वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समुद्र किनारे राज्य, ये सब तो मैंने केवल और केवल स्वप्न में देखा था। हकीकत में ये कितना खूबसूरत होगा। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को मान जाती हूँ। हम पिताजी को और माँ को इस राज्य से निकाल देंगे। हाँ, अब जाकर आपका मस्तिष्क खुला है। आप चिंता ना करिए, मैं महाराज को राज्य से निकालने की तैयारी शुरू करता हूँ। एक दिन महाराज की वो पुरानी दासी जयंती बाई यूं गांव से गुजर रही थी। अचानक उसे घर के बाहर माधुरी बैठी हुई दिख जाती है। माधुरी को देखते ही जयंती बाई को महाराज विक्रम की उस दूसरी बेटी का ख्याल आया जिसे महाराज ने अपने महल से निकाल दिया था। अरे बेटी जरा यहाँ तो आना। माधुरी बूढ़ी अम्मा के पास पहुँचती है। अरे बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? तभी घर के भीतर से माधुरी आ जाती है। अरे माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। दरअसल ये आपके बारे में पूछ रही थी। वो मुझे पूछना था कि ये आपकी ही बेटी है। अरे ये कैसा सवाल हुआ? अगर ये मुझे माँ कह रही है इसका मतलब है कि मैं इसकी माँ ही हूँ। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कृपया कर सब कुछ सच सच बता दीजिए, क्योंकि मैं इस बच्ची को जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ये सत्य है कि ये बेटी मेरी नहीं है। मैं इसे जंगल से लाई थी और ये बात माधुरी को भी पता है। फिर माधुरी ने सारी बातें जयंती बाई को बताई।
ये तो लगा ही था कि ये महाराज विक्रम की बेटी है। इस तरह जयंती बाई ने उन्हें सारी बातें बताई। अगर ऐसी बात है तब तो मेरी माँ भी होंगी। मेरी माँ ने तो मुझे नहीं ठुकराया था, अब वो कहाँ है? मेरे पिता ने तुम्हारी माँ को तो उसी दिन जेल में डाल दिया था। उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पर बेटा, तुम्हारी दूसरी बहन ने तुम्हारे पिता को राज्य से निकाल दिया। वो मुसीबत में है बेटा, मुसीबत में है। तुम उनकी मदद करो। नहीं, वो मेरे पिता नहीं है। मैं उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। ये मेरी माँ है, मालती, और मेरे दूसरे पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है। हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता है। जो बुराई करते हैं हमेशा उनके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। उसी तरह राजा विक्रम के साथ भी गलत होगा।